अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर नॉमेनक्लेचर देखे थे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर की कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये कुछ इक्वेशंस आप लोगों को रिएक्शंस बताए हुए हैं जिनको आप लोगों को लिखना है, इसकी इक्वेशंस लिखनी है और बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। तो सबसे पहले कॉपर का रिएक्शन करवाना है हमें नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि HNO3 के साथ। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, HNO3 में H पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव होता है, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 ठीक है, ये बन गया। उसके अलावा आपके पास बनेगा NO2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें बनेंगी आपकी। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि बैलेंस अगर आप वहाँ बैठ के करोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो इससे बेटर है कि आप यहीं से याद कर लो कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लगा है। तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन हो रहे हैं 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएंगे पूरे। उसके अलावा यहाँ पे 4 3 12 होता है, 3 2 6 7 8 9 10, यहाँ पे 4 3 12 हो रहे हैं, 3 2 6। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के साथ भी 2 लगेगा, तो इसके साथ ये पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का परमैंगनेट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। बेसिकली इनके आयंस में रिएक्शन हो रहा होता है। MnO4 नेगेटिव होता है, C2O4 -2 होता है और साथ में हम लेते हैं H पॉजिटिव। इनका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है Mn+2, साथ में CO2 मिलता है और साथ में H2O मिलता है। बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे Mn2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ लगता है 5 और इसके साथ लगता है 16। अब आप यहाँ देख के यहाँ पे बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 लगेगा और यहाँ पे 7 लगेगा। ठीक है, बल्कि नहीं, यहाँ पे 8 लगेगा। ठीक हो गया, इसके साथ ही बैलेंस भी हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विथ फेरस सल्फेट। अगेन ये रिएक्शन जो होता है ये आयन के दरमियान में होता है। तो डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 का -2, क्योंकि ये -2 आयन होता है। उसके अलावा Fe+2 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा होता है, Fe2+ आयन की मौजूदगी में, और यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन मौजूद होता है। इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास Cr+3 आयन बनता है, Fe+3 आयन बनता है और साथ में वाटर बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसके साथ लगता है 14, ठीक है, और बाकी किसी के साथ कुछ नहीं लगता। इसकी एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे इसके साथ 6 लगता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बाकी तरफ भी, दूसरी तरफ भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 14 है तो यहाँ पे 7 2 14 होता है, और यहाँ पे ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये बैलेंस करने में थोड़ा याद रखना है आप लोगों ने। एक तरफ की अगर आप याद रखोगे ना तो दूसरी तरफ की वैसी बैलेंस हो जानी है।
मैं भी इसी तरीके से याद रखती हूँ कि यहाँ वाली याद रख ली तो यहाँ वाली ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीज विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो Mn का रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ। तो इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो MnSO4 बनेगा, MnSO4 और साथ में वाटर बनेगा, नहीं बल्कि साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद है हमारा दूसरा रिएक्शन जो कि है रिएक्शन विद मैग्नीज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीज का रिएक्शन करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। तो हमारे पास मैग्नीज सल्फेट बनता है MnSO4 और साथ में H2 अलग हो जाता है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ आयरन विद क्लोरीन, बहुत आसान है। Fe का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं तो FeCl3 बनता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगता है, यहाँ पे 3 लगता है और यहाँ पे 2 लगता है। ठीक है, बैलेंस हो रहा है। उसके बाद है पीस ऑफ कॉपर डिप्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर का रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4, ठीक है, प्लस SO2 और प्लस H2O। ये 3 चीजें बनती हैं, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले तो आप लोग इस तरफ लगा दो, बस इधर 2 लगा दो। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा क्योंकि देखो इस तरफ भी कॉपर एक ही है। यहाँ पे 2 लगेगा, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे भी फिर 2 लगेगा और यहाँ पे भी 2 लगेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है क्रोमियम का रिएक्शन विद स्टीम। तो क्रोमियम का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ। तो Cr2O3 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। उसके अलावा 2 3 6 हो रहा है तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन ऑफ मैग्नीज विद एयर। तो मैग्नीज का एयर का मतलब है O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Mn3O4 बनता है। यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो इक्वेशन भी हमारी, अच्छा ये Mn3 है, मैंने 3 Mn3O4। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे कह रहा है गिव कॉम्पोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज। उसके लिए हम जो है वो आ जाते हैं अपने, यहाँ पे मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दिया है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये देखो चार्ट में क्या लिखा हुआ है, इस चार्ट को आप लोग बस एक बार रीड कर लो। स्टेनलेस स्टील में आयरन 75% होता है, निकल 8 to 10%, क्रोमियम 15 to 18%, कार्बन 0.5 to 1%। इसकी एप्लीकेशन है कि ये वेसल्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में, फर्नीचर में, सर्जिकल, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो इसको बस आप लोग एक बार रीड कर लो कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और इसकी क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, डिस्क्राइब 2 फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं कि जिसमें हमारा जो बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो डी ब्लॉक के अंदर आ रहे होते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्टली मेटल्स आ रहे हैं, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। और इसके अंदर ग्रुप 3 से लेकर 3B से लेकर 1B तक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, या मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 1B से लेकर 8B तक के
एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी बी वाले हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। इसके अंदर क्या बात इंपॉर्टेंट है कि डी ब्लॉक, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा होता है या फिर एफ ब्लॉक में जा रहा होता है। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनका जो एस ऑर्बिटल है और जो डी ऑर्बिटल है इसके दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एस के साथ साथ डी के इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाते हैं। कलर फॉर्मेशन है, कलर फॉर्मेशन का रीज़न वही है, डी और डी ब्लॉक के अंदर ही, डी ऑर्बिटल के अंदर ही जब इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इसकी पूरी थ्योरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग के अंदर, डिटेल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो डी ब्लॉक है, डी का जो ऑर्बिटल होता है ना, वो स्प्लिट हो जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन लोअर वाले डी ऑर्बिटल से निकल के हायर डी में जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर फॉर्मेशन मिल रही होती है। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल काफ़ी बड़ा होता है, उसके पास 5 ओरिएंटेशन होती हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उसके अंदर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को सारी इक्वेशंस बाकी सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे याद रखना है आप लोगों ने, जो बैलेंस है ना, ये 2 इक्वेशन थोड़ी मुश्किल भी हैं, तो इसको याद रखना है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।